एपिसोड 9 सच से अनजान। अभय के ऑफिस जाने के बाद आयशा जब नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि केतकी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, किसी केस को लेकर। फ़ोन रखते ही केतकी की नज़र आयशा पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? आयशा ने अपना सिर ना में हिलाया। केतकी ने उसे अपने पास बिठाया और अभय के बारे में उससे बात करने लगी। आयशा, अगर कभी अभय तुम पर गुस्सा हो जाए या तुम्हें डांटे तो तुम बुरा मत मानना। तुम्हें पता है उस बच्चे ने बहुत सहा है। जो उम्र में बाकी लोगों के बच्चे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, उस उम्र में उसके सिर पर जिम्मेदारियां आ गई थी। उस बेचारे के बीते हुए कल की वजह से वो ऐसा हुआ है। केतकी ने आयशा को अभय के बारे में बताया तो आयशा उसके बीते हुए कल के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गई। चाची, मुझे बताइए ना, क्या हुआ था अभय के साथ ऐसा जिस वजह से वो इतना गुस्सैल हो गया? आयशा ने केतकी से पूछा था। तभी पीछे से अनिरुद्ध खांसा और अपनी चाची को अपनी आंखों से इशारा किया आयशा को कुछ ना बताने के लिए। आयशा भी अनिरुद्ध का इशारा समझ चुकी थी कि वो नहीं चाहता है कि वो अभय के बीते हुए कल के बारे में जाने। चाची, चलिए मैं आपको एनजीओ छोड़ देता हूँ और फिर वहाँ से मैं ऑफिस चला जाऊँगा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी चाची से कहा, चलो आयशा, तुम भी मेरे साथ चलो एनजीओ। मैं तुम्हें आज मेरे एनजीओ घुमाऊंगी। केतकी आयशा से बोली, लेकिन तभी अनिरुद्ध बीच में बोल पड़ा, चाची, भाभी को किसी और दिन एनजीओ ले चलेंगे। अभी आज इन्हें आराम करने देते हैं। आयशा को अनिरुद्ध की हरकतों से सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो नहीं चाहता है कि आयशा उन लोगों के साथ कहीं भी जाए या उन लोगों के बारे में जाने। आयशा ने भी अनिरुद्ध की बात का सहयोग किया और बोली, हाँ चाची, अनिरुद्ध बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपके साथ फिर कभी चलूँगी एनजीओ। आज मैं आराम कर लेती हूँ। घर से बाहर निकलने के बाद अनिरुद्ध और केतकी गाड़ी में बैठे और फिर वो ड्राइव करके केतकी के एनजीओ के लिए निकल गए। अनिरुद्ध, तूने ठीक नहीं किया आयशा के साथ। इतनी नफ़रत अच्छी नहीं होती है बेटा। अब वो भी इस घर का हिस्सा है। उसे भी इस घर के मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए, ख़ास तौर से अभय के बारे में। अभय तो उसका पति है और उसका हक है उसके बारे में जानने का। केतकी अनिरुद्ध को समझाते हुए बोली, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। चाची, उस लड़की ने आप पर ऐसा भी क्या जादू किया है जो आप उसका इतना पक्ष करती हो? आप भूल गई हो क्या कि उसकी माँ ने मेरी माँ के साथ क्या किया था? अनिरुद्ध केतकी पर चिढ़ गया क्योंकि वो आयशा का पक्ष ले रही थी। कोई जादू नहीं किया है उसने मुझ पर। मेरे पास दिमाग है, इंसान को पहचानना आता है मुझे। और आयशा बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे संस्कारों वाली है। उसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है वो लड़की। और अगर मुझे पता चला ना कि तू या अभय उसे परेशान कर रहे हो तो मैं बख्शूंगी नहीं तुम दोनों को। उसकी माँ से मैंने वादा किया है कि मैं आयशा का ध्यान रखूंगी। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। तो इसलिए आयशा का साथ
आयशा के साथ कोई भी हरकत करने से पहले मेरी चेतावनी याद रखना। केतकी ने अनिरुद्ध को बहुत बुरी तरह से डांटा, इसलिए वो अब उससे बहस नहीं कर रहा था और चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों एनजीओ पहुंच गए। केतकी को एनजीओ छोड़ने के बाद वो अनिरुद्ध ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं राठौड़ मैंशन में आयशा बेड पर लेटी हुई थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी मगर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए उसने अपना वार्डरोब सेट करने का सोचा। लेकिन फिर उसके दिमाग में सूझा कि अगर अभय को पसंद नहीं आया उससे बिना पूछे उसके वार्डरोब में सामान रखना, तो उसे वापस से अपना सामान बैग में रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके। इसलिए उसने ये आइडिया छोड़ दिया। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर चली गई नीचे हॉल में। किचन में शेफ़ डिनर की तैयारी कर रहे थे। तभी उसके पास एक सर्वेंट आई और उससे पूछा, मैम आपको कुछ चाहिए? आयशा काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए उसका कॉफ़ी पीने का मन हुआ। उसने सर्वेंट से कहकर उसके लिए कॉफ़ी लाने को कहा। थोड़ी ही देर में शेफ़ आयशा के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। आयशा ने जैसे ही कॉफ़ी की सिप ली, अचानक से दरवाजे की डोर बेल बजी। सारे सर्वेंट्स किचन में बिजी थे, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने चली गई। आयशा अपने मन में ये सोच रही थी कि शायद अभय होगा दरवाजे पर, लेकिन उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक गई। आप यहाँ? आयशा ने उस इंसान से पूछा। अंदर नहीं बुलाओगी? उस आदमी ने आयशा से कहा। आयशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस इंसान को क्या जवाब दे। वो सोच ही रही थी कि तभी उस इंसान ने आयशा से कहा, घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, अभय का पिता हूँ। जब आयशा ने उस आदमी के मुंह से ये सुना कि वो अभय का पिता है और उसके ससुर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो गई। लेकिन आप तो अर्नब के पापा हैं, तो फिर अभय के पिता? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आयशा का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मुझे यहीं खड़ा रखोगी? आयशा ने अपने ससुर जी अधिराज सिंह राठौड़ उससे बोले। आइए, अंदर आइए। आयशा ने अपने ससुर को अंदर आने की परमिशन दे दी। घर के सर्वेंट्स ने जब अधिराज को वहाँ देखा अभय की गैर मौजूदगी में, तो वो सब आयशा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अगर अभय को ये बात पता चली तो उनकी मालकिन की आज खैर नहीं। सुनो, सर के लिए पानी लेकर आओ, आयशा सर्वेंट से बोली। सर्वेंट अधिराज के लिए पानी ले आई और तभी आयशा ने उससे अधिराज के लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। अर्नब ने जो कुछ भी उस दिन तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं था, इसलिए वो अभी तक जेल में है। उसे अभी तक बेल नहीं मिल पाई है, लेकिन अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अधिराज अर्नब के किए कि आयशा से माफ़ी मांगने लगा। आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज़, आप बड़े हैं, बड़े माफ़ी नहीं मांगते हैं, आयशा अधिराज से बोली। उसके संस्कारों को देखकर
अधिराज उसकी माँ मंजीत के बारे में सोचने लगा कि आखिर मंजीत ने अपनी बेटी आयशा को वाकई में बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो बहुत अच्छी परवरिश की है उसने आयशा की। मुझे नहीं पता था कि अभी भी आपका ही बेटा है। चाची ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, आयशा अधिराज से बोली। तो उसने आयशा की बात का जवाब दिया, हाँ, अभय मेरा बड़ा बेटा है। अनिरुद्ध, अभिमन्यु भी मेरे ही बेटे हैं। मेरी पहली बीवी के बच्चे हैं ये चारों। अर्णव और अवंतिका मेरी दूसरी बीवी के बच्चे हैं। अधिराज ने जब आयशा को अपने बच्चों के बारे में बताया तो वो शांत हो गई। तो फिर अभय की मॉम कहाँ है? आयशा ने अधिराज से जब अभय की माँ के बारे में पूछा तो उसे 15 साल पहले बीते हुए हादसे के बारे में याद आया। वो चाहकर भी आयशा को नहीं बता पा रहा था कि अभय की माँ के बारे में, क्योंकि उस हादसे से कहीं ना कहीं आयशा के माँ बाप का भी लेना देना था। अभय की माँ 15 साल पहले गुजर गई, अधिराज ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। उसकी आवाज़ से ऐसा लगा कि जैसे वो किसी हादसे इंसान को याद करके अभी रो पड़ेगा। अब ये सारी बातें छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अधिराज ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और आयशा के हाथ में थमा दिया। इसमें क्या है? आयशा ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा। आप खुद ही खोल कर देख लो बेटा, अधिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया आयशा को। आयशा ने जब वो बॉक्स खोला तो उसकी आंखें दंग रह गईं। उस बॉक्स के अंदर सोने का हार, कान की बालियां और कंगन थे। ये सेट अभय की माँ का था। जब वो जिंदा थी तब उसने मुझसे कहा था कि वो यह हार अभय की बीवी को देगी। अधिराज ने आयशा को अपनी पहली बीवी की ख्वाहिश के बारे में बताया। आयशा ने उस बॉक्स को अपने माथे से लगाया और मुस्कुराहट के साथ बोली, थैंक यू पापा। आयशा ने जब अधिराज को पापा कह के बुलाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी हमेशा से एक तमन्ना थी कि एक बेटी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि अधिराज अवंतिका से प्यार नहीं करता था। बात बस इतनी सी थी कि उसके बच्चों ने कभी भी उसे वो इज्जत नहीं दी, खास तौर से अवंतिका ने। ओह, तो ये चल रहा है यहाँ हमारी गैर मौजूदगी में। दरवाजे पर खड़े अनिरुद्ध की आवाज़ आई। उसके बगल में खड़ा अभय भी अपने पिता को देखकर गुस्से में आ गया। उन दोनों को यूं अचानक से देख आयशा और अधिराज दोनों चौंक गए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में आने की और मेरी बीवी से मिलने की? अभय गुस्से से अपने पिता पर दहाड़ा। अभय ने आयशा की तरफ देखा और कड़क आवाज़ में उससे बोला, तुम कमरे में जाओ। आयशा ने भी उसकी बात मानी और सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे की तरफ चली गई। उसके वहाँ से जाते ही अभय अपने पिता पर भड़क गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मिस्टर राठौर कि मेरी इजाज़त के बगैर आप मेरे घर पर कदम मत रखा करिए। फिर भी अपनी ही मनमानी करते हैं आप। अभय, मैं तुम्हारा पिता हूँ और आयशा मेरी बहू है।
मैं यहाँ अपनी बहू से मिलने आया था। कुछ सामान था तुम्हारी माँ का जो तुम्हारी बीवी को देना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और मुझे इस घर में आने के लिए या अपनी बेटी से मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊँगा अपनी बेटी से मिलने के लिए, और तुम में से किसी की भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। धीराज बिल्कुल नर्म आवाज़ में अभय से बात कर रहा था। इससे पहले कि अभय अपने पिता को कुछ बोल पाता, अधिराज वहाँ से चला गया। भाई, आपकी बीवी को अभी इस घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और वो अभी से आपके सेट किए हुए रूल्स तोड़ने लगी है। अनिरुद्ध आयशा के खिलाफ अभय के कान भरने लगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अभय ने जब आयशा की गलती छुपाई तो अनिरुद्ध हैरान होकर अपने भाई को देखने लगा कि अभय एक ही दिन में कैसे इतना बदल गया। लेकिन तभी अभय ने अनिरुद्ध से कहा, उसे मेरे बनाए हुए रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अब वो सारे रूल्स के बारे में जान जाएगी। ये बात कहकर अभय सीढ़ियों से कमरे की ओर चला गया। आयशा बेड पर बैठे हुए अभय के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अभय दाखिल हुआ। आयशा का भोला सा चेहरा देखकर अभय का जो गुस्सा था वो गायब हो गया। अभय के हाथ में एक बैग था, वो उसने आयशा को थमाया और उससे बोला, इसमें तुम्हारा गिफ्ट है और ब्राइडल किट भी। आयशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि अभय उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है। आयशा बिना देरी किए बैग के अंदर से बॉक्स निकाला और बॉक्स खोलते ही उसके अंदर मौजूद चीज़ को देखकर हैरान रह गई, लेकिन फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उस बॉक्स के अंदर लाल रंग की साड़ी थी। उस साड़ी में हुआ वो काम देखकर उसका दिल खुश हो गया। फिर उसने दूसरे बैग के अंदर से एक बॉक्स निकाला और उसे भी खोल कर देखा। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा मेकअप का सामान था और वो भी ब्रांडेड। थैंक यू, आयशा ने बड़े ही नर्म स्वर में आयशा से अभय से कहा। यू आर वेलकम मिसेस राठौर, लेकिन मुझे आपसे बहुत शिकायतें हैं। अभय उसके पास बैठते हुए उससे बोला। शिकायतें? कैसी शिकायतें? आयशा ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा। तुम इस घर में अपनी मनमानी करने लगी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी मनमानी मत करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन दायरे में रहकर। जिन्हें तुम जानती नहीं हो उन्हें तुम घर में आने देती हो। अभय आयशा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उससे बोला। लेकिन आयशा समझ चुकी थी कि अभय किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन अभय, वो तुम्हारे पापा हैं। मैं उन्हें अंदर आने से मना नहीं कर सकती थी, उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती थी। और वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में जो भी मुद्दा है वो तुम जानो। मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं इस घर के दरवाजे से किसी के लिए भी बंद नहीं कर सकती, और तुम्हारे कहने में आकर तो बिल्कुल बंद नहीं करूँगी। आयशा अभय पर गुस्सा करने लगी। अभय समझ चुका था आयशा का एटीट्यूड देखकर कि वो
उसकी बात सीधे तरीके से नहीं समझेगी, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फ़ैसला किया। वो आयशा से बिना कुछ बोले बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।